भुवन जी, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुलायम सिंह जी तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना गए और बाकी सारे कतार में हैं, ये परिवारवादी पार्टियां हैं। देखिए, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे कौन सी योग्यता के कारण बीसीआई के वो है, ये देश जानता है इस बात को। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, उनके कल्याण सिंह के अलावा उनका बेटा आज सांसद है राजू सिंह, और उनका बेटा संदीप सिंह वो क्या कहते हैं मंत्री है। अशोक चौहान को लाए, उनके पापा जी मुख्यमंत्री थे। चिराग पासवान जी के पापा जी मंत्री थे। अनुप्रिया पटेल के पापा, उनका कौन सा परिवारवाद है। ओम प्रकाश राजभर, नारायण राज, उनके पापा की पार्टी तो नहीं थी वो। हाँ, उनके पापा की पार्टी नहीं थी ना जिसमें वो अनुप्रिया पटेल के, जी बोलिए। अनुप्रिया पटेल के पापा की पार्टी भी थी, हाँ। और ओम प्रकाश राजभर ये जी की भी पार्टी है, उनका लड़का भी नेता है। और आपको बता दूं, और बताता हूं मैं आपको, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, पूरी तैयारी कर रखी है मैंने आपको। बहुत अच्छी बात है। मैं इनके जो चिराग पासवान हैं, और जो ये बातें करते हैं परिवार और भ्रष्टाचार की, नारायण राणे अभी लाए अशोक चौहान जी को, और ये घोटाले की बात विपक्ष नहीं करता था, ये बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लेकर आए अजीत पवार साहब को लाए, क्या क्या चक्की पीसिंग, क्या 70,000 करोड़ का घोटाला करके लेकर आए। और लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर में धुल के बिल्कुल नमामि गंगे की योजना के तहत बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं। तो अच्छा सवाल आपने उठाया, और सवाल मेरा ये भी रहेगा मणिशंकर पांडे जी, आज ये कहा गया कि कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी है, तो क्या जो अभी भाजपा में लोग आ रहे हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं? और भाई आपके यहाँ भी तो जो नेता हैं वो भी तो वही कर रहे हैं, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे हमलावर हो सकता है आपका गठबंधन? अंजनी जी जी, लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान जी पार्टी में काम करते थे, और उनके पिताजी के रहते हिमालय जी पार्टी में आए थे, लेकिन उस पार्टी को एक मतलब उनके एक पुत्र हैं। पार्टी के परिवारवाद पर जो हमला है वो इस बात को लेकर के है कि एक व्यक्ति जो जिस परिवार की पार्टी है वो निरंतर उसी परिवार का व्यक्ति पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी परिवार का बेटा अगर राजनीति में काम करता है तो उसको परिवारवाद के प्रतिनिधि में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो राजनीति में काम करेगा, व्यापार में काम करेगा, नौकरी में काम करेगा, वो करेगा। वही चीज तो सपा और कांग्रेस का, लेकिन नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिवारवादी का मतलब कि आप अगर मैनपुरी इटावा के बीच में देखेंगे तो एक परिवार में 15 एमपी 15 लोग होते हैं, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके यहाँ भी तो मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है परिवारवाद का, सबसे बड़ी बात है कि देश की जो कांग्रेस पार्टी है और जिसका निरंतर परिवार, ये छोटी छोटी पार्टी आज आती है, कल जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ी एक नेशनल पार्टी है जो परिवारवाद पर खड़ी है, उस परिवारवाद के कारण जिसमें योग्य लोग नहीं भी हैं तब भी उनको थोपा जा रहा है। पूरा देश रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी राज्य में हार रही है, लोकसभा में हार रही है, गांव सभा के चुनाव हार रही है, नगर पालिका के चुनाव हार रही है, फिर भी नेता राहुल गांधी रहेंगे, प्रियंका गांधी रहेंगे और भुवन जी भी रहेंगे। सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उनका परिवारवाद नहीं आपका है। यश भाई जवाब दीजिए। अंजनी जी देखिए, ये जो सज्जन बैठे हुए हैं बहुत बड़े, मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं केवल इतना कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह बता दिया है चुनावी बॉन्ड में कितना बड़ा ईमानदारी का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल में दिखाते चले आ रहे हैं कि 1,60,000 की तनख्वाह में महीने के करोड़ों के कपड़े वो कैसे पहन रहे हैं, वो वही जाने। कोई ईमानदार आदमी 1.5 लाख तनख्वाह में इतना कपड़ा नहीं बदल सकता जितना वो बदल चुके हैं। तो ईमानदारी हमें मत सिखाइए, भ्रष्टाचार हमें मत सिखाइए। परिवारवाद आपको जिस तरीके से ये सज्जन गड़बड़ा रहे हैं उसी तरह नरेंद्र मोदी खुद संसद में गड़बड़ा गए थे जब गौरव गोगोई ने लिस्ट सुनानी शुरू की थी। ये सारी बातें केवल कार्यकर्ताओं के दिमाग में लगातार जहर घोलने के लिए की जाती हैं, और उसका नतीजा है कि कल तक जो कार्यकर्ता पुतले जलाते थे वो आज नृशंस हत्यारे अपराधी बन गए। उनके अंदर ट्रिगर डाल दिया गया है कि आप विपक्षी, विरोधी या किसी भी साधारण व्यक्ति को देखते ही पागल सांड की तरह दौड़ पड़िए, कुछ भी कर जाइए, हत्या कीजिए, मारिए, बलात्कार कीजिए। तो विपक्षी क्या कर रहे हैं वो जाने दीजिए। बहुमत लेके 300 सांसद लेके एक अकेला चिल्लाने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में
सिवाय अडानी को ये देश बेचने के कुछ नहीं किया है। ये एक कटु सत्य है जो आज ये देश भुगत रहा है। नहीं ठीक है मुझे लगता है यश भाई अडानी जो है 14 से पहले, यश भाई लगता है कि अडानी मुझे एक आ रहा हूं मणिशंकर जी, मुझे लगता है कि अडानी 14 से पहले कहीं ठेला खोमचा लगाते थे, 14 के बाद से वो दुनिया के भारत के सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए हैं, उनको बढ़ाने से बीजेपी। मणिशंकर जी जवाब दीजिए, मणिशंकर जी जवाब दीजिए, बोलिए अपनी बात रखिए। मैं अंजनी यश श्रीवास्तव जी से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सारे आरोप लगा रहे हैं तो आप इसके लिए इकट्ठा होकर के मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों ने गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन बनाया, और बनाने के बाद आप एक नहीं रह सके। आज सब लोग बिखर रहे हो, सब लोग टूट रहे हो, और आखिर आप में एकता नहीं है, आप में सामंजस्य नहीं है, आप मिल करके लड़ना नहीं चाहते हैं, तो मोदी जी का मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं? खाली टीवी के चैनल पर डिबेट में मुकाबला करेंगे, मैदान में तो आप मुकाबला करने की औकात में नहीं खड़े हो रहे हैं, मैदान और चुनाव जीत के नहीं आ रहे हैं, एक जगह रह नहीं रहे हैं। आपकी दशा ये हो गई कि तबेले में जैसे चार विचार के घोड़ों को बांध दीजिए, दो लत्ती मारते हैं, ठीक उस तरह से आपका इंडिया गठबंधन रोज लड़ रहा है। आलोक जी आपके पास आएंगे। यश भाई कह रहे हैं कि देश भूखा मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। आलोक जी यश जी अपना एड्रेस भूखा मरने के बाद भी चुनाव दे रहा है, उनको जिता रहा है। थोड़ा सा आलोक जी को सुन लेते हैं, इसके बाद के पास चलेंगे। आलोक जी बोलिए। 80 करोड़ जनता को तो हम राशन दे रहे हैं, यश जी अपना एड्रेस दे दें, इनके यहाँ भी राशन भिजवा। अरे तो वही तो वो सवाल कर रहे हैं, वही तो वो सवाल कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को आप राशन क्यों दे रहे हैं? क्या वो सक्षम नहीं है जनता? इसलिए दे रहे हैं कि वो अभी जो कोरोना काल से पूरी तरीके से उभर के बाहर नहीं आ अरे कोरोना बीते कितना दिन हो गया? अभी आप देखिए कि जापान में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ रही है। उसका मेन कारण बताया जा रहा है कि वहां पर कोरोना से जो इफेक्ट आया है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जबकि वो बिल्कुल आगे जा रहे थे, अब एकाएक आना चालू हो गया। तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भूखा नहीं मर रहा है इस देश के अंदर, और अर्थव्यवस्था 5वीं में आके खड़ी हो गई है, तीसरी की तरफ अग्रसर है। सारे लेकिन आलोक जी देखिए, दो बातें हो जाती है। सिद्धार्थ शर्मा जी की पार्टी अगर फ्री में बिजली और बस व्यवस्था करती है तो आप कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, और आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं, तो आप रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। ये हमारी मजबूरी थी, मजबूरी है। कोरोना काल में मजबूरी थी। ये कोई हमने उसको इसलिए नहीं दिया कि हमको उसका वोट चाहिए था। अच्छा, कोरोना काल में क्या हाल थी, अच्छे लोग। सिद्धार्थ जी आप बहुत हंस रहे हैं, थोड़ा जवाब दीजिए, आप बहुत तेजी से हंसे आप। नहीं, मैं हंसा इसीलिए क्योंकि मैं जहाँ पूर्वांचल से आता हूँ ना, वहाँ एक कहावत है अंजनी जी कि बड़ों के माए या कन्यायनों के माए नहीं बन सकते हैं। मतलब एक ही साथ कोई महिला दूल्हा और दुल्हन दोनों की मां नहीं बन सकती है। तो भाजपा जब एक तरफ कहती है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो दोनों चीज एक साथ संभव नहीं होती है। खैर, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि जैसे भाजपा के बारे में कह रहे हैं। अरे सर, आप जब बोल रहे थे तो सुन रहे थे ना, कम से कम आपका हम उम्र का लिहाज कर रहे हैं तो छोटा भाई समझ के हमको छोटा भाई समझ के बोलने दे दीजिए ना। बोलिए। हाँ, तो देखिए, भाजपा जब ये 400 पार की बात करती है तो थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। भाजपा अपनी मौजूदा 303 सीटों में इजाफा कहां से करेगी? पश्चिम बंगाल से करेगी क्या, जहां का नेतृत्व वहां के भ्रष्टाचार के आरोपी, ईडी का भ्रष्टाचार का आरोपी शुभेंदु अधिकारी के हाथ में है? क्या दिल्ली के लोग अपना वोट शून्य करने के लिए भाजपा को वोट देंगे? क्या कर्नाटक का नेतृत्व येडियुरप्पा जैसे परिवारवादी को देके वहां पर भाजपा अपना सीट बढ़ाएगी? क्या महाराष्ट्र में वो अपना सीट बढ़ाएगी, जहां 5 साल से 365 दिन ऑपरेशन लोटस चलते रहता है? या पंजाब से उनकी सीट बढ़ने वाली है, जहां पर किसानों के ऊपर आप गोली चला रहे हैं? आप अगर भारत के नक्शे पर एक सरसरी निगाह डाल के देखिए तो आपको ये लगेगा कि भाजपा की बढ़ती हुई ये सीट हमको तो नहीं दिख रही है। अच्छा, ये आपका चश्मा है, थोड़ा आलोक जी बताइए 400 पार कैसे करेंगे? उनके चश्मे से दिख रहा है कि कहीं कुछ है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, 370 का माइलस्टोन पार प्राप्त करने वाले हैं। जो माहौल चल रहा है, क्या माहौल है अंजनी जी देश में? हाँ, राममय माहौल है और प्रगति दौड़ रही है।
मतलब कह रहे हैं कि हम राम भरोसे हैं, भाजपा ये कह रही है कि हम राम भरोसे चल रहे हैं। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, तो अब आप छोटा भाई उन्हें सर, बड़ा भाई हमारे बीच में एक बार बोलेगा तो छोटा भाई भी एक बार तो बोल ही देगा कि आप राम भरोसे हैं। अश्वमेध का घोड़ा जो दौड़ गया है, अब वो अजय है और रोज बिखराव हो रहा है। हाँ। रोज इंडी गठबंधन टूट रहा है, रोज इनके लोग भाग रहे हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं 80 में 80 यूपी, 40 में 40 बिहार, इसी तरीके से अन्य राज्यों में आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान में 100%। तो मतलब आपको लगता है कि हर राज्य में सारी सीट आपके आने वाली। अब भुवन जी आपके पास आते हैं, भुवन जी आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए यूपी सबसे बड़ा राज्य, कहते हैं कि यूपी जीत लो तो आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं। तो यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए क्या फॉर्मूला था? ये हुआ था भाई कांग्रेस के साथ आप मिलके आएंगे, लेकिन वो तो फॉर्मूला फेल होता जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि पूरी बयार चल रही है रामधुन में, राम नाम की बयार में बेड़ा पार लगा लेंगे अपना। क्या 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 रणनीति है आपकी और गठबंधन की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राम नाम के पीछे छुप के ही राजनीति करते हैं। इनके पास इसके अलावा सौदा क्या है? इनके पास काम का कोई रिपोर्ट कार्ड तो है नहीं। और निश्चित तौर पे जो हमारा नारा है पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, इसको लेके हम लोग चल रहे हैं। यही निश्चित तौर पे हमारे विजय का सूत्र बनेगा। नहीं, अभी तो आप लोग जो है पिछड़ा जनगणना को लेकर कर रहे थे, तो ये तो वही कर रहे हैं कि आप जो है सिर्फ पिछड़ा की बात करते हैं, इन्होंने सबको एकजुट कर दिया। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी मजबूत है तो क्यों अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को स्थिति का पता चल चुका है कि जो चुनावी जो जुमले थे वो जनता समझ चुकी है। 2 करोड़ नौकरी, 0 स्कोर। आप देख, किसानों की आय दुगनी, 0 स्कोर। इन्होंने कहा था कि हम लोग क्या कहते हैं, नौकरियों में वो करेंगे, नौकरी देंगे 2 करोड़, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं है। किसान काला धन की बात है, सफेद धन विदेश चला गया। तो निश्चित तौर महिलाओं की बात इन्होंने कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में दिखाई दिया, बनारस में दिखाई दिया, कानपुर में दिखाई दिया, हाथरस में दिखाई दिया, दिल्ली में दिखाई दिया। और यही तो इनका अंत का कारण बनेगा। एक द्रौपदी थोड़ी, देश में कई द्रौपदी पैदा कर दी है इन्होंने। ये पॉइंट आपने उठाया। मणिशंकर जी थोड़ा सा आपसे जवाब लेंगे, आलोक जी आपसे लेंगे। अगर आप लोग लगता है आपका गठबंधन इतना मजबूत है, बीजेपी इतनी मजबूत है, तो बाकी पार्टी के नेताओं को क्यों तोड़ रही है? क्यों उनको कमलनाथ की जरूरत पड़ रही है? क्यों उनको सिद्धू की जरूरत पड़ रही है? क्यों उनको अशोक चौहान की जरूरत पड़ रही है? क्यों ऐसे लोगों को जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उनको क्यों ला रहे हैं आप लोग? फिर लड़िए अकेले, मजबूत पार्टी है, 400 पार जाइए फिर आप। हाँ अंजनी जी, मैं आपको बताऊं कि पार्टी में अगर कोई आना चाहता है तो हर राजनीतिक दल उसको अपनी पार्टी में लेते हैं, ये बराबर होता रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कल राहुल गांधी जी बनारस में थे। हाँ। और विश्वनाथ जी का दर्शन किए, और विश्वनाथ जी का दर्शन करके गुदौलिया पर आए। गुदौलिया एक ऐसी जगह जहां 10,000 आदमी हरदम घूमते रहते हैं। 5,000 की मीटिंग गुदौलिया चौराहे पर हुई है राहुल गांधी की। अगर अब देखिए आखिरी पड़ाव पे आ गए, यश भाई को जवाब देना है, लेकिन सबसे पहले आलोक जी और पांडे जी आपसे भी है, अगर हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव भी कहे भाई हम भी आना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल करा लेंगे क्या? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग आना चाहते हैं। जी आलोक जी पहले बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंजनी जी राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की जो कवायद है वो अब बहुत पुरजोर तेजी से आगे बढ़ गया है। इस कवायद में जो भी आना चाहे भारत लेकिन बताइए आलोक भाई कैसे होगा सर? अभी जिन कमलनाथ जी पे आप जो है महादेव ऐप क्या कितना गंभीर आरोप लगा रहे थे, अब उनका स्वागत करने को आप तैयार हैं? ऐसे विश्वगुरु बनेंगे आप? देखिए, यहाँ पर डिसिप्लिन है, यहाँ चोरी चकारी का स्कोप नहीं। यश भाई बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी है और आरोप लगाते हैं जिनके ऊपर उनको भी स्वागत कर लेते हैं, सीधा कर देते हैं। अच्छा ठीक है जी, यश भाई जवाब दीजिए। जी अंजनी जी, अभी किसी ने पता नहीं सुना या नहीं, आलोक वत्स जी राम को विश्वगुरु बना रहे थे यहाँ बैठ के। तो ये मतलब हास्यास्पद स्थिति है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इनका ये तमाम ये जो फैलाते सारी बातें केवल कभी नहीं कहा कि राम विश्वगुरु बन रहे हैं करते हैं और कुछ नहीं है। बिना ईवीएम में धांधली किए ये जितनी सीटें हैं उतनी भी नहीं ला पाएंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है,
इसीलिए ये किसानों को वहां घुसने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये 2 जगह मिल गई तो अभी इस्तीफा ले लेंगी नरेंद्र मोदी का। तेलंगाना ये सच है। तो ईवीएम ठीक था और ये चार जगह जगह ईवीएम कितना भी बोले, चलिए, ये कितनी क्योंकि ही फालतू हमारे बातें पास करें। समय का अभाव था। नारियों सिद्धार्थ के जी, फाइनल सम्मान कमेंट की आपका, रक्षा में। फाइनल कमेंट आपका, मोदी जी को सत्ता में आने से कैसे रोकेंगे? जल्दी से 10 सेकंड में जवाब। हाँ, जल्दी से दे देता हूं। मैं भी भारत के अन्य लोगों की तरह क्रिकेट का शौकीन हूं। तो आज इंग्लैंड के बैट्समैन ना भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला ना, जो नंबर 10 का एक बैट्समैन था, मार्क वुड, चार बॉल तो खा गया पैसे ही। 15 बॉल में 30 रन बना दिया। तो भाजपा की स्थिति ऐसे ही है कि पुछल्ला बैट्समैन, उसको कुछ होता नहीं है तो हवा में धूल में, जिसको कहते हैं ना, लठ चलाने का काम कर रही है। भाजपा असल में एक ताश का महल है। चलिए भुवन जी, आपके पास आना चाह, लेकिन हमारे पास समय इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भुवन जी आपका, मणिशंकर जी आपके, यश जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, आलोक बस जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, बीजेपी ने लकीर खींच दी और कहा कि इस बार 370 का माइलस्टोन प्राप्त करना है और 400 प्लस एनडीए का होगा। लेकिन इन सब के बीच विकास बनाम आस्था की लड़ाई है और उसी के जरिए 24 का कुर्शोत बीजेपी पार पाना चाहती है।